स्टैंडर्ड 10th विद्यार्थियों, आज हम लोग साइंस फर्स्ट के अंतर्गत पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ 5 में जैसा बच्चों पाठ 5 का नाम है ऊष्मा। इसके अंतर्गत हम मुख्यतः निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट आपको पाठ्य पुस्तक में दिया गया है गुप्त ऊष्मा। दूसरा यहाँ दिया गया बच्चों पुनर्हिमायन। तीसरा यहाँ दिया गया है पानी का संगत व्यवहार। चौथा पॉइंट यहाँ दिया गया है ओस-बिन तापमान और आर्द्रता। पांचवा पॉइंट है विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस पाठ में 3 मुद्दों तक अध्ययन करेंगे। पहला गुप्त ऊष्मा, दूसरा पुनर्हिमायन, तीसरा पानी का संगत व्यवहार। यहाँ तक अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो इस पाठ को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत अपने आप में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग, जैसा मैंने बताया कि 5 पॉइंट में जो है हम लोग 3 पॉइंट का अध्ययन करेंगे। गुप्त ऊष्मा पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है पुनर्हिमायन, तीसरा पानी का संगत व्यवहार। कक्षा 9th में आप लोगों को साइंस फर्स्ट के अंतर्गत कुछ बातें बताई गई होगी, उसका मैं हल्का सा जिक्र करते हुए आगे चल रहा हूँ। ऊष्मा तथा तापमान में क्या अंतर है, थोड़ा याद कीजिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ बनता है कि ऊष्मा के संचरण के कितने और कौन से प्रकार हैं। एक बार मैं इसका हल्का जिक्र कर देता हूँ। ऊष्मा के संचरण के लिए 3 माध्यम मुख्यतः होते हैं। पहला है संचलन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। संचलन के लिए बच्चों पदार्थ जो है, जैसे संचलन जब होता है तो उसमें पदार्थ के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। जैसे लोहे की राड को जब गर्म करते हैं तो जहाँ गर्म करते हैं तो लोहे का परमाणु ऊष्मा को ग्रहण करता है, फिर उसके बगल वाला परमाणु ग्रहण करता है। कुछ समय बाद देखते हैं कि लोहे की राड पूर्ण रूप से गर्म हो जाती है। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो संवहन होता है वो संचलन विधि से होता है। द्रव पदार्थ में ऊष्मा का जो परिवहन होता है वो संवहन से होता है। संवहन में क्या होता है विद्यार्थियों, संवहन में पदार्थ के कण अपना स्थान छोड़ते हैं। जैसे आप माने किचन में आप दाल पकाते हैं तो पानी उबालते हैं, तो जब दाल आती है, दाल जब गर्म होती है तो हम जानते हैं कोई पदार्थ जब गर्म होता है तो ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद जब उसे गर्मी प्राप्त हो जाती है तो वह हल्का हो जाता है। वह हल्का पदार्थ ऊपर आता है, फिर ठंडा पदार्थ नीचे जाता है। इस प्रकार की एक संवहन प्रक्रिया पूरे द्रव के अंतर्गत होती रहती है। इसमें पदार्थ के कण अपना स्थान छोड़ते हैं। और तीसरा है विकिरण में सूर्य का प्रकाश। विकिरण के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य का प्रकाश जो है सीधा वायु और निर्वात दोनों स्थानों पर प्रकाश का वेग एक जैसा ही रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब हम लोग बच्चों इस पाठ में देखेंगे पदार्थों के अवस्था परिवर्तन में पाई जाने वाली गुप्त ऊष्मा। दूसरा पॉइंट पानी का संगत व्यवहार। तीसरा ओस-बिन तापमान और विशिष्ट ऊष्माधारिता। इन सभी संकल्पनाओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे लेटेंट हिट दिया है, आओ करके देखो। ये यहाँ पे कटा हुआ है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे आइए पेज नंबर 65 पर 5.2 तापमान और आलेख दिया गया है। यहाँ तापमान आलेख में यह एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं, तीर का निशान के द्वारा दर्शा करके। एक्स एक्सिस पर बच्चों एक्स एक्सिस पर हम लोग जो टाइम को रखते हैं और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को ध्यान देते हैं। इसमें बताया जाता है बच्चों आलेख, यहाँ ध्यान दीजिए, आलेख यहाँ पे ए और बी एक सीधी रेखा में है। ए बी जो सीधी रेखा है यह तापमान पर, यह आलेख ए बी रेखा ए बी स्थित तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण की क्रिया को दर्शाता है। बर्फ को ऊष्मा देने पर बर्फ एक विशिष्ट तापमान पर अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पिघल कर उसका रूपांतरण पानी में होता है। यह परिवर्तन होते समय बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करता है। यह ऊष्मा का अवशोषण बर्फ का पूर्णतः द्रव में रूपांतरण होने तक जारी होता है, लेकिन तापमान में वृद्धि नहीं होती। लेकिन बच्चों इस ग्राफ में देखते हैं बी और सी देखा जाता है। रेख बी और सी यह पानी के तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि होता है। क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड यह पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद ऊष्मा देकर पानी के तापमान में वृद्धि नहीं होती है।
तथा तापमान अवशोषित होता है। तो बी और सी से तापमान क्रमशः बढ़ता है। सी पे आप देखेंगे, सी और डी पे फिर तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस समय जब ऊष्मा जो दी जाती है वह ऊष्मा उसके तापमान को बढ़ाने में खर्च नहीं होती, बल्कि उसकी अवस्था के परिवर्तन में खर्च हो जाती है। हम लोग यहाँ बच्चों कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। द्रवणांक, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह ठोस पदार्थ जिस निश्चित तापमान पर पानी में रूपांतरण होता है उस स्थित तापमान को द्रवणांक कहते हैं। जैसा कि आपको 9th में इसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है, 9th में आप पढ़े हैं, फिर भी देख लीजिए। द्रवणांक परिभाषा को आप स्पष्ट करने के लिए आप उसकी स्टार्टिंग ठोस पदार्थ से करेंगे कि जब किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह ठोस पदार्थ जिस निश्चित तापमान पर पानी में रूपांतरित होता है या द्रव अवस्था में रूपांतरित होता है उस स्थित तापमान को उस वर्ग का द्रवणांक कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बच्चों इसमें आता है क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक के अंतर्गत बच्चों जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह द्रव जिस स्थित तापमान पर द्रव का रूपांतरण वायु में होता है उस पदार्थ को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसे बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। हम लोग इसमें कुछ विशिष्ट परिभाषाओं का अध्ययन भी करेंगे। गुप्त ऊष्मा, ठोस पदार्थ का द्रव में रूपांतरण होते समय स्थित तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। उसे पिघलने की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अब हम आते हैं वाष्प की गुप्त ऊष्मा। जब स्थिर तापमान पर जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण गैस में होते समय अवशोषित की गई ऊष्मा को ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। अब आता है वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। इकाई द्रव्यमान, इकाई का अर्थ होता है बच्चों निश्चित कह सकते हैं अथवा इकाई, दोनों में से कोई एक लिखें। आपके पास पुस्तक में इकाई लिखा गया है तो इकाई पर ध्यान देंगे। इकाई अथवा निश्चित द्रव्यमानों के द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थों में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जो ऊष्मा द्रव द्वारा अवशोषित की जाती है उस ऊष्मा को वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के द्रवणांक भिन्न भिन्न होते हैं और अलग अलग पदार्थों का क्वथनांक भी भिन्न भिन्न होता है। तो जितने भी पदार्थ हैं इस सृष्टि में बच्चों सबके द्रवणांक अलग होते हैं और सबके क्वथनांक भी अलग होते हैं। आपको हवा का दाब समुद्र की सतह से हवा के दाब से कम या अधिक होगा तो द्रवणांक क्वथनांक या विषय ऊष्मा में परिवर्तन होता है। पेज नंबर 63 पर बच्चों एक सारणी यहाँ दी गई है। सारणी में 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में पदार्थ को दर्शाया गया है। इसमें पानी, तांबा, इथाइल अल्कोहल, सोना, चांदी, शीशा है। द्रवणांक इसके दिखाए गए हैं, क्वथनांक यहाँ दिखाया गया है। और चौथे कॉलम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पिघलने की विषय ऊष्मा को केजी में, ये केजी जो है एमकेएस सिस्टम में है और सीजीएस में। इसको आप यहाँ पे एमकेएस सिस्टम लिख सकते हैं, इसको आप सीजीएस सिस्टम में भी दर्शा सकते हैं। यह ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थियों वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा को भी एमकेएस और सीजीएस में यहाँ पर लिखा गया है। आप इस सारणी को अपनी फिर कॉपी में बना लीजिएगा और सभी के 1 2 3 4 5 यहाँ पे 3 3 6 जो पॉइंट दिया गया है, 6 पॉइंट के द्रवणांक और क्वथनांक को आप एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से रिक्त स्थान के प्रश्न अथवा जोड़े मिलाव के प्रश्न आ सकते हैं। थोड़ा सोचिए, क्या गुप्त ऊष्मा या संकल्पना गैस का द्रव में अवस्था अथवा द्रव का ठोस में रूपांतरण होते समय भी लागू होती है? यह प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर देंगे आप। द्रव का ठोस में रूपांतरण होते समय अथवा गैस का द्रव में रूपांतरण होते समय गुप्त ऊष्मा का क्या होता है? इसका उत्तर आपको इसी पाठ में जो भी पढ़ाया गया उसके अंतर्गत है। हम लोग अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट का अध्ययन करें बच्चों, पुनर्हिमायन। पुनर्हिमायन रीजिलेशन कहा जाता है। पुनर्हिमायन क्या होता है? आप देखे होंगे कभी कभी आप लोग बचपन में या अभी भी मेला वगैरह देखने जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि बर्फ़ के चूरे को लकड़ी की सीक के से, जैसे लकड़ी की सीक है ऊपर जो ऊपर चूरा कैसे दबा देते हैं तो बर्फ़ का चूरा पुनः मजबूत होकर एक गोला बन जाता है। तो उस पर
भिन्न भिन्न रंगीन गोले को लोग वहाँ पर बेचते हैं। बेचने के बाद बर्फ़ के 2 टुकड़े लेकर के एक दूसरे पर दबा कर देखते हैं, तो कुछ समय बाद मजबूती से दबा कर रखने के बाद देखते हैं कि वे टुकड़े एक दूसरे चिपक जाते हैं। इसी प्रक्रिया को पुनर्हिमायन कहते हैं। विद्यार्थियों, पेज नंबर 64 पे और फिगर नंबर 5.3 में का चित्र बनाएंगे आप। इसमें बताया गया है कि एक स्टैंड लिया गया है, स्टैंड के ऊपर एक बर्फ़ रखा गया है और इसमें एक तार है। तार के दोनों सिरों पर समान द्रव्यमान के बांध करके बर्फ़ के खंड पर रखने पर तार धीरे धीरे बर्फ़ के खंड में धस जाती है। क्योंकि तार के दोनों सिरों पर समान द्रव्यमान रखे गए हैं, तो तार जो है, तार के नीचे जो बर्फ़ बच्चों रहती है, तार उस पर दाब डालता है। दाब डालने का वहाँ बर्फ़ पिघलती है। पिघलने के बाद बर्फ़ द्रव में रूपांतरित होती है, ऊपर आ जाती है, तार नीचे जाता है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। दाब के कारण बर्फ़ का पिघलना तथा दाब कम करने पुनः बर्फ़ का होना, इस प्रक्रिया को पुनर्हिमायन कहते हैं। दाब के कारण बर्फ़ का द्रव्यंक 0 से कम होता है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होता है। दाब निकालने से द्रव्यंक पूर्ववत हो जाता है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का पुनः बर्फ़ में रूपांतरण होता रहता है। इस प्रक्रिया को एक बार पुनः आप ध्यान दे लें। एक बच्चों स्टैंड, पुनर्हिमायन प्रक्रिया स्पष्ट करें तो एक स्टैंड लेते हैं बच्चों, स्टैंड के ऊपर एक बर्फ़ रखते हैं और बर्फ़ के बीचों बीच एक तार रखते हैं। तार के दोनों जो टुकड़े होते हैं उस पर समान द्रव्यमान के भार रखते हैं और उस समान द्रव्यमान के भार के द्वारा व्यवस्थित किए हुए तार को बर्फ़ के बीच रखने पर तार जो है वह बर्फ़ पर दाब डालता है। तार के नीचे की बर्फ़ पिघलती है। पिघलने के बाद वह द्रव रूपांतरित होती है, द्रव ऊपर आ जाता है, तार नीचे खिसक जाता है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है और जिसके कारण तार नीचे गिर जाता है, लेकिन बर्फ़ का टुकड़ा वो खंड नहीं होता, वह अखंड ही बना रहता है। इस पूरी प्रक्रिया को पुनर्हिमायन के माध्यम से 5.3 के फिगर द्वारा स्पष्ट किया गया है। चौथा पॉइंट हम लोग बच्चों थोड़ा सोचिए, यहाँ प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त स्थिति में बर्फ़ के खंड से तार बाहर आती है तो भी बर्फ़ टूटती नहीं, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है कि ऐसा पुनर्हिमायन के होने के कारण होता है। ये सारे प्रश्न पुनर्हिमायन संदर्भित हैं। गुप्त ऊष्मा का पुनर्हिमायन से क्या संबंध है? समुद्र सतह से ऊंचे स्थान पर जाने से पानी का क्वथनांक कम होता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? इस अवस्था में पदार्थों के द्रव्यंक में क्या परिवर्तन होगा, इसका स्पष्टीकरण इसके अंतर्गत है। अब हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट का अध्ययन करेंगे बच्चों, पानी का असंगत व्यवहार। इसको इंग्लिश में कहते हैं अनोमलस बिहेवियर्स ऑफ द वाटर। पानी, जैसा कि आप जानते हो कि जब किसी पानी को आप गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है। इस सामान्यतः इसकी जानकारी आप लोगों को पूर्ववत है। और दूसरा पॉइंट बच्चों, जब पानी को जब हम उसका तापमान कम करते हैं तो पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। लेकिन असंगत व्यवहार बच्चों इससे बिल्कुल अलग है। असंगत व्यवहार आखिर है क्या? असंगत व्यवहार बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि समांतर द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उसका प्रसरण होता है, ठंडा करने पर संकुचन होता है। लेकिन असंगत व्यवहार इसका अपवाद है। इसका अपवाद यह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने तक पानी का प्रसरण न होकर संकुचन होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे कम होता है और 4 डिग्री से अधिक तापमान पर वृद्धि करने पर पानी का आयतन बढ़ता है। तो इसकी परिभाषा बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस तापमान के बीच होने वाले पानी के इस व्यवहार को असंगत व्यवहार कहते हैं। यहाँ पर बच्चों पेज नंबर 65 पर यहाँ पे 5.4 पानी के तापमान और आयतन का आलेख दर्शाया गया है। यहाँ एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। तापमान को एक्स एक्सिस दर्शाया गया है, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर दर्शाया गया है। वाई एक्सिस पर इसका जो है दिखाया जाता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जा रहा है। यहाँ पर 1 किलोग्राम पानी के द्रव्यमान को 0 डिग्री से ऊष्मा देने पर तापमान तथा आयतन नोट करते हैं। आलेख बनाने पर संकल्पना आकृति के अनुसार दर्शाई जाती है। यहाँ पर एक वक्र आती होती 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ बच्चों आप देख रहे हो पानी का संगत व्यवहार के अध्ययन के कारण यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आयतन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे कम होता है और जहाँ पर आयतन सबसे कम होता है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। इस पॉइंट बच्चों यहाँ देखें, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का आयतन सबसे कम, अर्थात पानी का घनत्व सबसे
अधिक होता है। यह प्रश्न रिक्त स्थान बच्चों पूछा जाता है। रिक्त स्थान पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। उत्तर क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यह पूछा जाए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व रिक्त स्थान डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अधिक होता है, तो उत्तर क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर असंगत व्यवहार का स्पष्टीकरण के लिए होप का उपकरण को दर्शाते हैं। होप उपकरण के माध्यम से जल के असंगत व्यवहार को अच्छे ढंग से यहाँ पर दर्शाया गया है। बच्चों यहाँ पे एक बेलनाकार पात्र लिया गया है और उसके बीच में एक चौड़ा पात्र को व्यवस्थित कर दिया गया है। बेलना का जो पात्र है इसमें जल भर दिया गया है और इसके बेलनाकार पात्र के नीचे और ऊपर 2 तापमापी व्यवस्थित किए गए हैं। नीचे के तापमापी को T1 और ऊपर के तापमापी को T2 के द्वारा दर्शाया जाता है। जब आप जल भरते हैं तो सामान्यतः तापमान नोट कर लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए होता है। तो प्रारंभ अब हम लोग क्या करते हैं कि इस बेलनाकार वाला जो पात्र ऊंचा वाला भाग इसमें जल भरते हैं और जो बीच वाला जो चौड़ा पात्र है इसमें हिम मिश्रण भरते हैं। अब आप समझे कि हिम मिश्रण क्या चीज़ है बच्चों? हिम मिश्रण के लिए बर्फ़ और नमक को मिला करके इसमें भरते हैं, जिससे कि पानी का तापमान कम होने लगता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रारंभ में ऊंचे पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान आसपास के हिम मिश्रण के कारण यह जो है कम होता है। उस पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान कम होने के कारण घनत्व बढ़ता है। जब घनत्व बढ़ता है, जो घनत्व आयतन कम होगा तो ये पानी ऊपर जाता है। परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाला पानी फिर नीचे आ जाए। अगर घनत्व अधिक है तो पानी नीचे, घनत्व कम है तो पानी ऊपर। इस कारण नीचे वाले भाग के पानी का तापमान T1 प्रारंभ में तीव्र गति से कम होता है और इस पात्र के निचले भाग का तापमान जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस पानी का घनत्व अधिक होता है। पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड की अपेक्षा कम हो जाता है और उसका अपक्षरण होने लगता है और उसका घनत्व कम होता है। तो कम घनत्व वाला पानी क्या होगा विद्यार्थियों? ऊपर जाता है। ध्यान दें, घनत्व बराबर D बराबर m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, जब घनत्व कम होगा तो पानी ऊपर जाएगा, जब घनत्व ज़्यादा होगा तो पानी नीचे आएगा। तो जल का संगत व्यवहार कारण देखते हैं कि नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पानी रुक जाता है और ऊपर जो है T2 का जो तापमापी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्शाता है। माने ऊपर जो है पानी एक बर्फ के रूप में जम जाता है, लेकिन नीचे जो जल है बच्चों वो बर्फ के रूप में नहीं रहता, वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड की जल की अवस्था के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर एक 5.6 पेज नंबर 66 में 5.6 में एक ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें x एक्सिस बच्चों यहाँ पे है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर समय दर्शाया गया, y एक्सिस पर तापमान। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे T1 और T2 दोनों यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस पर तापमान कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों हो रहा है? क्यों? महत्तम घनत्व है। इसीलिए कभी कभी हम लोग एक प्रश्न पूछा जाता है, विशेषकर वैज्ञानिक कारण बताओ कि शीत प्रदेशों में के तालाबों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, लेकिन तालाब के अंदर या झील के अंदर जो है जलीय वनस्पतियाँ और प्राणी जीवित कैसे रहते हैं? विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जल के असंगत व्यवहार के कारण। क्योंकि तालाब अथवा झील के ऊपर, ये फिगर 5.7 है बच्चों, शीत प्रदेशों के पानी में सजीव जो हैं जल के अंदर रहते हैं और ऊपर जो है बर्फ़ का स्तर जमा रहता है। ऊपर जो है तापमान बर्फ़ का स्तर रहता है, नीचे जो है बच्चों यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जल रहता है, जिसके कारण जलीय वनस्पतियाँ और प्राणी जीवित रहते हैं। तो पानी के असंगत व्यवहार के आधार पर निम्नलिखित कथनों का स्पष्टीकरण आप करेंगे। शीत प्रदेशों में वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होने पर भी वहाँ के जलचर जीवित रहते हैं। उत्तर है जल का संगत व्यवहार के कारण। दूसरा प्रश्न बच्चों, वैज्ञानिक कारण यहाँ पे है। शीत प्रदेशों में सर्दियों के समय पानी ले जाने वाले नल फट जाते हैं और चट्टानों तरारें पड़ जाती हैं। इसका कारण है जल का संगत व्यवहार। बड़ी बड़ी चट्टानों को बच्चों तोड़ने के लिए बहुत पहले, जब जल के संगत व्यवहार की जानकारी नहीं थी, तो बहुत मजदूर लगाए जाते थे। काफ़ी समय लगता था, रिस्क रहता था, बहुत लोग उसमें दब जाते थे, मर भी जाते थे या हाथ पैर टूट जाता था। अब क्या है बच्चों, बड़े बड़े जो विशाल चट्टानें हैं उसमें जगह जगह दरारें कर दी जाती हैं और छोड़ दिया जाता है। जब पानी उसमें भरता है तो पानी भरने के बाद देखा जाता है कि
जल का संगत व्यवहार का पानी जो फैलता है तो चट्टान पर दाब पड़ता है, चट्टानी क्रय को टूटती जाती है। तो आज हम लोग इसमें जल के संगत व्यवहार तक ही अध्ययन करेंगे और इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनको आप हल करेंगे। ठीक है, उन प्रश्नों को आप हल करें। होमवर्क में 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनको आप हल करेंगे।